हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल H&M अकाउंटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स के बारे में। ये क्या होते हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, पॉलिसीज़ जो हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं, ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने में। ये किसी भी बिजनेस के बेसिक रूल्स हैं, इनके बिना बिजनेस रन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, पॉलिसीज पता है तो आप एक्यूरेट डाटा जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर पाते हैं। आप इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको बिजनेस कंसेप्ट्स और पॉलिसीज के बारे में पता है तो आप इजीली अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी अंजम्पशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। फॉर अकाउंटिंग पर्पस अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यानी कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो बिजनेस है उसको सेपरेट एंटिटी यानी कि एक अलग वजूद दिया गया है ओनर्स के अलावा। डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब कि यानी कि डिवीजन जो है होनी चाहिए पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में। देखिए, ये जो अंजम्पशन है बिजनेस एंटिटी वाला, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितना भी खर्चा बिजनेस से रिलेटेड हो रहा है उसका जो अकाउंट्स है वो अलग मेंटेन करें, और ओनर जो खर्चा कर रहा है अपना पर्सनल हो रहा है अगर उसका, तो वो ओनर की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। दोनों का खर्चा अलग अलग माना जाएगा। हम बिजनेस को भी एक सेपरेट एंटिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर में, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सिंगल ओनर होता है, वो उसे बिजनेस को रन करता है। तो उस केस में द एंटिटी ऑफ बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट। तो जैसे कि पता है आपको, उसमें जो बिजनेस है और ओनर है उन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो एग्जांपल है, जैसे इफ अ ओनर परचेज अ फ्यूल फॉर अ कार पर्सनली ओन्ड बाय हिम। अगर जैसे ओनर है, उसने एक फ्यूल खरीदा कार का जो कि वो पर्सनली ओन करता है, यानी कि वो उसकी खुद की खरीदी हुई है, बट यूजेस दैट कार फॉर बिजनेस ट्रैवल, लेकिन वो उस कार का यूज बिजनेस ट्रैवल में भी कर रहा है। देन द ओनर शुड बी रिइंबर्स्ड फॉर दोज एक्सपेंसेस। यानी कि जो ओनर है वो उन एक्सपेंसेस के लिए रिइंबर्स किया जाना चाहिए। यानी कि वो खर्चा ओनर के साथ साथ बिजनेस का भी खर्चा है, क्योंकि वो कार बिजनेस के लिए भी यूज की जा रही है, तो उसका खर्चा, उसका जो एक्सपेंस है वो बिजनेस भी देगा। चलिए सेकंड अकाउंट उस कंसेप्ट पे चलते हैं। जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है वो है मॉनेटरी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इस कंसेप्ट में क्या है कि वही बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। जैसे कि एम्प्लॉइज आर एसेट्स ऑफ बिजनेस। जो एम्प्लॉइज हैं वो एसेट्स हैं बिजनेस की, बट दे आर नॉट मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि अब एसेट्स तो हैं लेकिन हम उनको मेजर नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में, सो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो इसमें जो मॉनेटरी कंसेप्ट है वो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का भाव है, यानी कि हम उसको मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, वो सभी ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक बिजनेस है, उसने एक प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सेल किया है, द ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड एज रिवेन्यू। हाँ जी, जब ट्रांजैक्शन जो है वो रिवेन्यू की उस पर रिकॉर्ड की जा सकती है, बिकॉज वी नो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। क्योंकि हमें कॉस्ट है जो पता है प्रोडक्ट की, और जो प्रोडक्ट की अगर हमें कॉस्ट पता है तो हम उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं मनी में। तो इसलिए जो रिवेन्यू है वो बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि अब देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ बेची है, अब उसकी हमें वैल्यू पता है तो हम उसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए थर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं। जो थर्ड कंसेप्ट है वो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट है। देखिए क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द price paid to acquire it including all expenses paid to put the assets in working condition। यानी कि
इस कंसेप्ट के अनुसार एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिसोर्स, एसेट्स जो रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंटिंग बुक्स में, वो उसको एक्वायर करने के साथ साथ सभी एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उन सभी एक्सपेंसेस के साथ रिकॉर्ड करनी जाएंगी। एग्जांपल जैसे कि एक कंपनी है, उसने एक मशीन खरीदी 15 लाख रुपए की एंड ऑल्सो पेड 2 लाख एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी 15 लाख की, अब वो उस पर 2 लाख रुपए उसने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए हैं, तो जो टोटल अमाउंट है मशीन की रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में वो 17 लाख होगी, क्योंकि देखिए 15 लाख तो उसने मशीन खरीदने में लगा दिए और 2 लाख वो उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दे रहा है, तो जो टोटल खर्चा है कंपनी का वो 17 लाख रुपए का रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये जो है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि किसी भी एसेट को हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जिसमें उसको एक वर्किंग कंडीशन में लाने तक का किया गया सारा खर्चा ऐड होना चाहिए। चलिए अब हम अपने फोर्थ कंसेप्ट पे चलते हैं। तो जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो चलिए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द अकाउंटिंग डाटा शुड बी डेफिनाइट, वेरीफिएबल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ द मेजर। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो अकाउंटिंग डाटा है वो डिफाइनाइट होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए और बायसनेस से फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके ना दिखाया हो, हम उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसके प्रूफ्स हों, डेफिनाइट होना चाहिए। In other words, the financial data should be unbiased and free from any kind of internal and external influence. अलग शब्दों में अगर हम जाने तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो फाइनेंशियल डाटा है वो अनबायस्ड होना चाहिए और कोई भी बाहरी या अंतरन इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, यानी कि सिंपल जो एक्यूरेट डाटा है वो होना चाहिए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे फॉल्सिफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एंटरिंग फॉल्स अकाउंट रिसीवेबल वोलेट्स द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। यानी कि फॉल्सिफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालना, यानी कि गलत अकाउंट्स मतलब वैल्यूज में छेड़छाड़ करना जो है वो वोलेट करता है इस ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को एंड इज पनिशेबल बाय लॉ, और वो जो है लॉ के द्वारा पनिशेबल है। हम कभी भी उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, हम एक्यूरेट जो डाटा है उसको हमें शो करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में हम चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। According to this concept, a business should report all the necessary information in their financial statement so that the users are able to read the financial information and can make important decision regarding the company. इस कंसेप्ट के अनुसार जो एक बिजनेस है उसको वो सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी चाहिए, जिससे कि जो यूज़र है वो इजीली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ पाए और अपने डिसीजंस जो हैं वो ले सके। यानी कि उसमें कुछ भी चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, जो बताने वाली बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि उसके डिसीजन लेने पे फ़र्क पड़ेगा, वो सभी चीज़ें उसके अंदर दिखानी चाहिए जिससे कि वो देख सके और अपना रिलायबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। उसके अंदर कोई भी फॉल्स या मिस इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सब्सटेंशियल इन्वेंट्री लॉसेस, यानी कि हमने कोई भी पॉलिसीज में चेंज किया है या फिर कोई हमारा लॉस वगैरह हुआ है बड़ी मात्रा में, तो यूटिलाइजिंग फुल डिस्क्लोजर अलो इंडिविजुअल एंड एंटिटीज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो हमें इनके बारे में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो इंडिविजुअल या एंटिटीज़ हैं वो अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस इजीली ले पाएँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें